तुमको पाइथन आता है राहुल? नहीं। एकदम नहीं आता, ठीक है। ठीक है, एकदम बेसिक ही चल रहा है अभी हम लोग, अभी थोड़ा सा ही एक दो हम्म, क्लास ही हुआ है, ठीक है। तो एकदम बेसिक ठीक। बेसिक ही चल रहे हैं हम लोग, तो समझ में आएगा। गौतम, हेलो गौतम, हेलो गौतम, हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है। ओहो। ठीक है गौतम, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल से 15 मिनट पहले ही भेजेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ये सब सेल्स हैं। तो सेल्स जैसे अभी अभी ये सेल्स है कोड लिखने के लिए, ठीक है। इसको मार्कडाउन करना है। मार्कडाउन मतलब कि कुछ हेडिंग वगैरह देना है, तो जैसे सेल्फ टाइप में जाके यहाँ पे मार्कडाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इस टाइप का लाइन टू, ये सब लाइन नंबर हट गया है, ठीक है, ये मार्कडाउन हो गया है। अब इस पे जैसे मैं ऐसे कमेंट लिख सकता हूँ, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। कमेंट नहीं मतलब हेडिंग दे सकता हूँ, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। और यहाँ पे हैश लगा सकता हूँ, और यहाँ बीच में एक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे जितने मैं हैश लगाऊंगा ये उतना देखो छोटा होगा, ठीक है। ये देखो सिंगल हैश पे ये बड़ा है थोड़ा, ठीक है। ये डबल हैश पे थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये 3 हैश पे और भी छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मार्कडाउन सेल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर एक्चुअली होता क्या है, कोई भी नाम पाइथन में, कोई भी नाम, a name in Python is identifier, a name in Python is identifier, ठीक है। कोई भी नेम, और वो नेम जो है कुछ कोई भी नेम हो सकता है, ये क्लास नेम हो सकता है, ठीक है। ये वेरिएबल नेम हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल नेम हो सकता है। और ये फंक्शन नेम हो सकता है, ये मॉड्यूल नेम हो सकता है। मतलब वो कोई भी नाम जिससे किसी भी चीज को पहचाना जाए, ठीक है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफायर किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इस वेरिएबल नेम को आगे लिख लेते हैं, तो वेरिएबल सबसे बेसिक चीजें है, और इसी से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल है ए, ए में मैंने 5 स्टोर किया, ठीक है। तो ये जो मेरा ए है, ये जो मेरा ए है, ये एक आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। ये जो मेरा ए है, ये एक आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। आ, कोई फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम, फंक्शन वगैरह अभी मैंने डिक्लेयर करना सिखाया नहीं है। मॉड्यूल नेम के बारे में भी बताया नहीं है, तो ये सब के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास नेम भी, क्लास के बारे में बताया नहीं है। बस वेरिएबल लगभग बहुत बेसिक सा चीज है, तो इसलिए मतलब सबको पता होगा। और नहीं पता होगा तो हम धीरे धीरे देख लेंगे, बहुत इजी चीज है, तो ये सबको पता होगा। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया और मैंने इसको प्रिंट किया। तो ये जो वेरिएबल है, इसका नाम है ए, तो ये एक आइडेंटिफायर है। मतलब इस आइडेंटिफायर में ये 5 की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो इस आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। कुछ मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं बताता हूँ आपको। मतलब रूल्स हैं कुछ, रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर। मतलब आपको वेरिएबल का नाम देना है या फिर फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर, सबसे पहले अब आप देखो कि एक सेल में लगाता हूँ, देखो ये एक सेल में बनाता हूँ। ये नया सेल यहाँ से इंसर्ट होता है, देख लेना, इंसर्ट सेल अबव और बिलो। ऊपर इंसर्ट सेल अबव करूंगा तो जिस सेल में मैं रहूंगा उससे ऊपर एक सेल आ जाएगा, इंसर्ट सेल बिलो करूंगा तो उससे नीचे एक सेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ मैं, जैसे अरुण, अरुण इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, अरुण एक वेरिएबल है, मतलब अरुण एक
एक आइडेंटिफायर भी हो गया। मैंने क्या बोला कि आइडेंटिफायर क्या है? एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, मैंने यहाँ बताया। तो ये एक वेरिएबल का नाम है, तो ये एक आइडेंटिफायर भी हो गया, ठीक है। अब अब अगर मैं इस तरीके से इसको डिक्लेयर करता हूँ, मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ अरुण डॉलर, मतलब ये मैं आइडेंटिफायर का नाम देना चाह रहा हूँ, तो क्या ये आइडेंटिफायर का नाम पिक करेगा? क्या ये वेरिएबल नेम पिक करेगा? बीच में मैंने डॉलर लगा दिया, ठीक है, बताओ पिक करेगा? शायद करेगा। हाँ, देखते हैं, ठीक है। देखो ये नहीं किया, ठीक है। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ तरीका है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का या फिर आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का कुछ तरीका है, ठीक है। ये आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं? ये आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम हो सकते हैं, क्लास नेम हो सकते हैं, फंक्शन नेम हो सकते हैं, मॉड्यूल नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल को डिफाइन करने का, इस आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का कुछ तरीका है, मतलब इन चारों चीजों को डिफाइन करने का कुछ तरीका है, और वो तरीका हम देखेंगे। अभी मैंने देखा कि देखो इस तरीके से ये आइडेंटिफायर का नाम ले रहा था, और जहां मैंने डॉलर डाल दिया तो ये आइडेंटिफायर का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि रूल्स देखते हैं कि क्या रूल है उस आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का, ठीक है। तो जो रूल्स है वो ये है कि आइडेंटिफायर का नाम कैसा हो सकता है। सबसे पहला कि उसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये लोअर केस और अपर केस हो सकते हैं, ठीक है, लोअर केस और अपर केस हो सकते हैं। फिर उसके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट्स क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 0 to 9 हो सकते हैं, ठीक है, 0 to 9 हो सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर सिंबल्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट ये है कि ठीक है, ये समझ गए, उसमें अल्फाबेट का नाम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा था अरुण, तो ये पूरा अल्फाबेट है, ठीक है। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं 0 to 9। मान लो कि मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, अरुण 5, अरुण 6 दे देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ अरुण 6 को। देखो क्या प्रिंट होता है यहाँ पे, 5 प्रिंट हो रहा है, राइट, क्योंकि मैंने अरुण 6 में 5 को स्टोर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ, अरुण अंडरस्कोर 6, ठीक है, अरुण अंडरस्कोर 6। देखो ये इसकी वैल्यू इस बार चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ, देखो 7 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो केसेस मैंने बताए ये सब यहाँ पे पिक कर रहा है, ठीक है। और कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली यहाँ पे। अगर अगर मान लो कि मैं वही वेरिएबल का नाम लेता हूँ अरुण इज इक्वल टू, इस बार 9 लिखता हूँ, और इस बार इसको मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ, कुछ 78 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये वेरिएबल नेम पिक करेगा? क्या ये आइडेंटिफायर पिक करेगा? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो प्रिंट करके ये पिक कर रहा है, ठीक है। देखो नहीं पिक किया, बोल दिया इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। वही इस 78 को अगर मैं आगे कर दूं, ठीक है, इस 78 को अगर मैं आगे कर दूं, तब देखो ये पिक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो पिक कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरा मेरा आइडेंटिफायर का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इंट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रूल है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओके। should not start with digits. Identifiers should not start with digits, ठीक है। ठीक है। और एक चीज मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं, आर केस सेंसिटिव। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ। कर दी। हाँ ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अरुण इज इक्वल टू मैं 7 लिख दूं और प्रिंट में अरुण करूं कैपिटल में करके, तो ये 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है।
पाइथन लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है अपना पूरा, ठीक है। ये 9 प्रिंट करेगा क्योंकि अरुण कैपिटल वाले में 9 स्टोर है। पाइथन लैंग्वेज ही अपना पूरा केस सेंसिटिव है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। हाँ, ठीक है। ठीक है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। उस रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ मैं अभी लिख देता हूँ, रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, ठीक है। रिजर्व जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ, और अभी हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, और अब रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स है वो उसको हम आइडेंटिफाई डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब उस जो भी रिजर्व कीवर्ड्स अभी मैं बताऊंगा उस नेम से हम ना तो वेरिएबल डिक्लेयर कर पाएंगे, ना ही क्लास बना पाएंगे, ना ही फंक्शन बना पाएंगे, ना ही कोई मॉड्यूल नेम होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं पाइथन के, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो उस नेम से कुछ हम नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर देते थे वैल्यू वगैरह, कुछ भी वैल्यू लेके, तो जो भी मैं रिजर्व कीवर्ड्स बनाऊंगा, जो भी मैं रिजर्व कीवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, जो भी मैं रिजर्व कीवर्ड्स बताऊंगा उस रिजर्व्ड कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या क्या है पाइथन के अंदर, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ठीक है। तो एक्चुअली पाइथन में 33 रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है। देयर आर 33 रिजर्व कीवर्ड्स, और एक एक करके हम उन रिजर्व कीवर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, कि वो रिजर्व कीवर्ड्स क्या क्या हैं। इस सेल को मैं मार्कडाउन सेल कर देता हूँ ताकि इसमें बस मैं लिखूंगा, इसमें और मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है, 33 रिजर्व कीवर्ड्स हैं, और उन 33 रिजर्व कीवर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले है ट्रू, ठीक है, फिर है फॉल्स, ठीक है, फिर है अपना नल। ये 3 रिजर्व कीवर्ड्स हैं हमारे, और उसके बाद है एंड, उसके बाद है और, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है इज। ये सब पाइथन के अंदर इनबिल्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इन सब नाम से आप कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी फंक्शन नेम, कोई भी मॉड्यूल नेम, कोई भी क्लास नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ एलिफ, अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आपको ये इफ एलिफ ये सब के बारे में पता होगा। इफ एलिफ एल्स, ठीक है। उसके बाद व्हाइल, फॉर, ये सब लूपिंग के लिए यूज होता है। ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इन, ठीक है। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, रिजल्ट, इंपोर्ट, मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट के लिए इस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। ये सब ऑलरेडी पाइथन में, ये सारे जितने कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूँ ये सब रिजर्व कीवर्ड्स है। रिजर्व मतलब कि ऑलरेडी ये पाइथन के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व्ड है। ये पाइथन के में ऑलरेडी ये मतलब डिफाइन किए हुए हैं, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं अपने एंड से एक्सप्लिसिटली। ना ही इन सब नाम से हम कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ना ही हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ना ही हम कोई क्लास बना सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाएगा। रिजर्व कीवर्ड से हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम एज क्लास, ठीक है। डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन के, फंक्शन जब डिफाइन करते हैं उस समय यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे आगे धीरे धीरे करके। पास, ठीक है। ग्लोबल,
जब हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस समय यूज करते हैं। ये सब चीज हम देखेंगे आगे, अभी आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में कम से कम ये सब चीजें चली जाएं कि ये सब पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है। एक लैम्डा फंक्शन होता है, इससे हम बड़े बड़े फंक्शंस को छोटे छोटे फंक्शंस, मतलब 10 लाइन के मान लो 7-8 लाइन का फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसको एक लैम्डा फंक्शन का यूज करके एक लाइन में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट, ठीक है, विथ, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 33 कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, ये 33 कीवर्ड्स है और इन सब नाम से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं ये डिक्लेयर कर। इंटरव्यू क्वेश्चन है क्या? इंटरव्यू में नहीं, पूछे जाते हैं? इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये आपको पता तो होना चाहिए। अब पता चला कि फाइनली नेम से आपने कोई फंक्शन को डिफाइन करने लगे। ठीक है, कंटिन्यू नेम से कोई फंक्शन डिफाइन करने लगे और एरर आने लगा आपको। ठीक है ना? हम्म। ये इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ये चीज, है ना? अब मान लो कि कंटिन्यू नाम का आपने वेरिएबल दे दिया और इसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो ये सिंटैक्स एरर दे दिया। ठीक है, ठीक है, क्या इनवैलिड सिंटैक्स? अच्छा। सिंटैक्स एरर दे दिया। वहीं इसको हम मैं कुछ नॉर्मल वेरिएबल नेम दे देता, मान लो प्रदीप ही दे देता। ठीक है, हम्म, तो ये पिक कर लेता। ठीक है, समझ रहे हो? हम्म, ये एक रिजर्व कीवर्ड था इसलिए ये नहीं उठाया। अब मान लो रिटर्न ले लो, दूसरा एक रिजर्व कीवर्ड यूज कर लो। ठीक है, ये लो, इसको चलाओ, देखो फिर ये एरर दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने ये जो 33 लिखे हैं, इस नेम, इन सब चीजों से आप ना वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हो, ना फंक्शन नेम, ना क्लास नेम, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मतलब मैं नोट करवा देता हूँ आप, मैंने यहाँ जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, मतलब ये इसलिए ताकि आप कोड कोड लिखने से मैं एफिशिएंट हो जाऊं, मतलब ज्यादा गलत ना हो। इसमें सिर्फ ये 3 कीवर्ड हैं जिसमें कैपिटल लेटर यूज हुआ है, ट्रू का ट्री, फॉल्स का एफ और नन का नन। और बाकी जितने कीवर्ड है 30, इसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ओनली दीज 3 कीवर्ड्स हैव कैपिटल लेटर। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इन 3 जो कीवर्ड्स हैं इसमें कैपिटल लेटर्स हैं, बाकी किसी में कैपिटल लेटर नहीं है, सब स्मॉल है। ठीक है, ये मैं क्लियर है। लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जैसे बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो कि ये स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। जब आप ट्रू फॉल्स लिखो तो आपको ये पता रहे कि हाँ, ट्रू ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। मतलब बहुत बार लोग सोचते हैं कि जैसे चलो टी स्मॉल लेके देख लेते हैं, फिर एक बार गलती होगा, फिर करेंगे पूरा ट्रू को कैपिटल करेंगे, फिर गलती होगा, फिर गूगल करेंगे। तो मतलब बता दिया, आपको याद रहे कि जब ट्रू फॉल्स यूज करना है तो टी हमेशा कैपिटल रहेगा, फॉल्स हमेशा, हम्म, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, और हम्म, बाकी सारे कीवर्ड में सारे छोटे रहेंगे, सारे स्मॉल रहेंगे। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप स्मॉल को कैपिटल करोगे, कैपिटल को स्मॉल करोगे तो गेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डाटा टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो पाइथन में कितने डाटा टाइप्स होते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस उठते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, ये देखना आप लोग फेस करोगे, और मैं बताते चलूंगा आपको कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मेरी जहाँ तक नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताते चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डाटा टाइप से लिटरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू। ठीक है, एक चीज याद रखना आप लोग कि जब मार्कडाउन सेल बनाओगे, ठीक है, सेल टाइप जब मार्कडाउन करेंगे, तो हैश करके जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तब ये पिक करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं दिया तो देखो ये कैसा हो जा रहा है, ये एक स्पेस देना पड़ेगा तब ये पिक करेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो डाटा टाइप होता क्या है? डाटा टाइप
एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा प्रेजेंट है उसको बताता है, ठीक है। और पाइथन के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली ये डिफाइन नहीं करते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा टाइप है, ये हम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करते। उस वेरिएबल के अंदर हम जिस टाइप की वैल्यू डालेंगे वो वेरिएबल अपने आप उस टाइप का हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो असाइंड हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे ए में मैंने 5 दिया, ठीक है, ये 5 क्या है, एक इंटीजर टाइप डाटा टाइप है, ठीक है। अभी आप लोग को अगर डाटा टाइप के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल फिक्र मत करना, अभी हम सारे डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। ए में अगर मैंने 5 डाला तो प्रिंट करते हैं, इसका टाइप देखते हैं कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। ये देखो इंटीजर है, जबकि यहाँ पे मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि ये जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। एक और लिखते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये डालते हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने राहुल लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे राहुल लिखा है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो अगर किसी भी वैल्यू को मैं अगर डबल कोट्स के अंदर दे दूं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ये अगर नहीं पता है तो ये जान लो, ये स्ट्रिंग हो जाता है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है। अब देखते हैं, मैं टाइप देख रहा हूँ कि इस ए वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है। ये टाइप कीवर्ड से पता चलता है कि इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, ठीक है। इस टाइप के अंदर मैंने ए को पास किया हुआ है, ठीक है, ये देखो स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ भी मैंने कोई एक्सप्लिसिटली ये मैंने पास नहीं किया कि ये वेरिएबल जो है वो मैं स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक्सप्लिसिटली पास नहीं किया था कि ये जो वेरिएबल है उसको मैं इंट टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक इसने इंट टाइप लिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने स्ट्रिंग टाइप लिया, तो ये कैसे पिक किया कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू मैंने डाली है, वैसे पिक किया। इस ए वेरिएबल के अंदर मैंने स्ट्रिंग डाला है, इसलिए इस ए वेरिएबल का डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। उसी तरीके से इस ए वेरिएबल के अंदर मैंने एक इंटीजर डाला है, इसीलिए इस ए का डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। इसको इसको जो सिंगल कोट में भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो ले लिया, ये देखो ले लिया ना, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, मैं स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना, ठीक है। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज प्रोवाइडेड द डाटा टाइप इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड टू द वेरिएबल्स, ठीक है। और इसलिए इसका एक नाम देते हैं हम लोग, इसको हम एक नाम से जानते हैं कि पाइथन इसको बोलते हैं डायनामिकली, ये पूछ देगा कभी आप लोगों से इंटरव्यू में, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये आपसे पूछ देगा कि व्हाई पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो हमको सीधा से ये बोलना है कि हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं करते कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप है, ठीक है, या स्ट्रिंग टाइप है। ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है। ये कैसे डिसाइड होता है कि हमने उस वेरिएबल में क्या वैल्यू दी है, ये उस चीज पे डिसाइड होता है कि ये वेरिएबल जो है किस टाइप का होगा। अगर आप दूसरी लैंग्वेज को देखोगे, ठीक है, तो देखो जैसे कोई भी देखते हैं, जैसे C++ देखते हैं, हाउ टू डिफाइन इंट वेरिएबल इन C++, ठीक है। अब इसी में देखो, तो देखो कैसे डिफाइन हो रहा है। यहाँ देखो, पहले इंट x लिखना पड़ रहा है, मतलब सिस्टम को बताना पड़ रहा है, कंप्यूटर को बताना पड़ रहा है कि जो x है मेरा वो इंटीजर टाइप होगा, और उसके बाद x में हम लोग 10 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से y को बताना पड़ रहा है कि ये इंटीजर टाइप होगा, और उसके बाद हम लोग y में 5 वैल्यू पुट कर रहे हैं,
मतलब यहाँ 2 लाइन पे काम कर रहे हैं, जबकि इस पाइथन में जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखो एक लाइन में ही हमने वैल्यू असाइन कर दिया। और अगर ये सी प्लस प्लस होता तो पहले मैं बताता कि मैं इंट ए मतलब एक वेरिएबल ए बना रहा हूँ जिसका टाइप इंटीजर होगा, और उसके बाद हम उसमें a इज इक्वल टू 5 डालते हैं, जबकि यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो देख रहे हो ये पाइथन कोड कितना एफिशिएंट हो जाता है और कितना इजी हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें बाद में कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ा देती है, मतलब कोडिंग करोगे सी प्लस प्लस वगैरह में, तो अब देखो पाइथन में ये सब चीजें कितनी इजीली हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली सीखोगे इसको, बहुत ही इजीली सीखोगे, मतलब बहुत ही ज्यादा इजीली सीखोगे। मतलब दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में आपको बहुत कम ही मेहनत लगेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मीटिंग अभी क्लोज होने वाला है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ फिर, ठीक है, उसको ज्वाइन करना, 1 मिनट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है।